काश गरीब की बेटी को ही बहू बना लिया होता। नमस्ते पंडित जी, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? अरे अश्विनी जी, भूल गई आप। आपने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। एक बहुत ही संस्कारी लड़की है, उसी का रिश्ता लेकर आया हूँ। वाह पंडित जी, सुबह सुबह आप क्या खुशखबरी लेकर आए हैं। जल्दी लड़की की फोटो दिखाइए। अश्विनी के बड़े और सुंदर घर के सुंदर से हॉल में पंडित अश्विनी, हेमंत और प्रभावती के साथ बैठ जाते हैं और रागिनी की फोटो दिखाते हैं। भैया अश्विनी, लड़की तो बड़ी सुंदर है। जी हाँ, लड़की तो बहुत सुंदर है। पंडित जी, क्या नाम है इसका, कहाँ से पढ़ाई की है और परिवार कैसा है? जी, लड़की का नाम रागिनी है। बेचारी पढ़ना तो बहुत चाहती थी, पर अपने पिता की गरीबी की वजह से सिर्फ 12वीं तक पढ़ पाई है और ज्यादा दूर नहीं, पास के ही शहर में ही अपने माता पिता के साथ रहती है। गरीब पिता? क्या काम करते हैं इसके पापा? जी, बेचारी गरीबी से परेशान, बुढ़ापे की हालत में भी पैडल वाला रिक्शा खींचते हैं, उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता है। ये सुनते ही प्रभावती और हेमंत दुखी होते हैं। वहीं अश्विनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पंडित जी, आप बेवकूफ हैं क्या? अश्विनी जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। क्या गलती हुई है मुझसे? ये घर, ये सोफा और घर के बाहर गाड़ी खड़ी देख रहे हैं आप। आपको क्या लगता है इतने अमीर परिवार की बहू कोई गरीब फटीचर बनेगी? अश्विनी जी, ऊपर वाले ने आपको किसी चीज की कमी नहीं की है। मैं खुद इस लड़की से मिला हुआ हूँ। 24 कैरेट सोना है ये लड़की, इसीलिए इसका रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूँ और आपके परिवार की बहू बनकर इस गरीब लड़की का भी भला हो जाएगा। अश्विनी, पंडित जी की बात सही है। चुप करिए और पंडित जी, आप अपनी तस्वीर उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। आइंदा अगर ऐसा कोई रिश्ता हो तो अपने घर में शादी करवा लीजिएगा और अब मेरे बेटे के लिए कोई रिश्ता लेकर मत आइएगा। अरे बहू, तो पंडित जी का अपमान क्यों कर रही है? कोई बात नहीं माली, लगता है आपकी अमीर बहू को अपनी अमीरी पर घमंड हो गया है। अब तो इस अमीरी का घमंड कोई अमीर बहू ही उतारेगी। चलता हूँ, राम राम। एक ब्राह्मण का अपमान किया है आपने, भगवान आपको खुश रखे। इतना कहकर पंडित जी अश्विनी के घर से बाहर निकलते हैं और रागिनी की फोटो पोटली में रखते हुए जमीन पर गिराकर आगे बढ़ जाता है और कृष्णलाल और मीनाक्षी के गरीब घर पहुंचकर उनके साथ जमीन पर बैठे होते हैं। देखिए कृष्णलाल, मीनाक्षी जी, जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया। माफ कीजिएगा पंडित जी, हमारी गरीबी ने आपकी भी बेइज्जती करवा दी। वैसे हमारी बेटी की तस्वीर दे दीजिए। पंडित जी अपनी पोटली में रागिनी की तस्वीर ढूंढने लगता है। अरे, मेरी पोटली में आपकी बेटी की तस्वीर नहीं है। आप अपनी बेटी की दूसरी तस्वीर खिंचवा लीजिएगा, शायद आपकी बेटी की फोटो वहीं रह गई। इतना कहकर पंडित जी उठते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। ये क्या बात हुई? गरीब कहकर मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया। क्या हम गरीबों को अपनी बेटी अच्छे घर में विदा करने का हक नहीं है? मीनाक्षी, तुम कमजोर क्यों पड़ रही हो? गरीबी के ताने तो हम हमेशा से झेलते आए हैं, ये कौन सी नई बात है? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे घर में विदा हो। जो परेशानियाँ उसने बचपन से हमारे गरीब घर में झेली हैं, वो परेशानियाँ उसे शादी के बाद ना झेलनी पड़े, उसे एक अच्छा ससुराल मिले। और क्या कमी है हमारी बेटी में? सुंदर है, पढ़ी लिखी और सारे गुण जानती है। सिर्फ गरीब होने की वजह से उसका रिश्ता ठुकरा दिया। माँ, तुम क्यों दुखी हो रही हो? और तुमसे किसने कहा कि मैं किसी अमीर परिवार में बहू बनकर जाऊंगी तभी खुश रहूंगी? परिवार चाहे कैसा भी रहे, अगर मेरी किस्मत में खुशियां लिखी होंगी तो मुझे खुशियां जरूर मिलेंगी। आप दोनों को अपनी बेइज्जती करवाकर किसी अमीर घराने में मेरा रिश्ता करवाने की जरूरत नहीं है। बेटी, तेरा दिल कितना बड़ा है। आज के जमाने में जहाँ बेटियां अपनी फरमाइशों की पोटली माता पिता के कंधों पर रख देती हैं, वहीं तो हमसे कुछ नहीं चाहती। रागिनी अपने माता पिता को गले से लगाती है और पूरे परिवार को एक नई हिम्मत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी के पड़ोस में रहने वाले मिडिल क्लास रामलाल और शारदा के बेटे राघव को रास्ते में रागिनी की फोटो मिलती है। अरे, ये लड़की कितनी प्यारी और सुंदर है, पर इसकी तस्वीर यहाँ कैसे? तभी राघव की नजर फोटो के पीछे लिखे नाम, नंबर, फोन नंबर और एड्रेस पर पड़ती है। अरे अच्छा, तो इस लड़की का नाम रागिनी है, फोन नंबर और एड्रेस भी लिखा हुआ है। शायद किसी पंडित जी से ये फोटो गिरी है। मैं इस लड़की को फोन करता हूँ। रात होती है और राघव अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर रागिनी को फोन करता है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी, आप रागिनी हैं? मेरा नाम राघव है, क्या हम मिल सकते हैं? अरे, ये किस लफंगे का फोन है? रात के 11 बजे फोन करके मिलने के लिए कह रहा है? रागिनी तुरंत
घबराकर फोन रख देती है और अपने मम्मी पापा के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव, अरे फोन काट दिया। लगता है शरीफ घर की लड़की है, वरना आजकल की लड़कियां तो फोन पर लड़कों से बात करने के बहाने ढूंढती हैं। अब तो देखना ही पड़ेगा कि ये लड़की है कौन। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन राघव फोटो पर लिखे एड्रेस से रागिनी के छोटे से घर के बाहर पहुंचता है। तभी कृष्णलाल रिक्शा खींचते हुए पसीने से तरबतर घर पहुंचता है। राघव छिपकर सब देखने लगता है। अरे पापा, आप तो पूरे पसीने से भर गए हैं। नहीं नहीं बेटी, अरे तू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। पापा, मुझे पता है आप बहुत थक गए। मैं आपसे कह रही हूँ आप रिक्शा खींचने का काम छोड़ दीजिए, मैं कोई काम कर लूंगी, या फिर आप बैटरी वाला रिक्शा ले लीजिए। बेटी, बैटरी रिक्शा तो मैं भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस रिक्शा पर अब कोई बैठना भी नहीं चाहता, पर हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ हैं। पापा, आपने अपनी जवानी के दिनों में अपना पेट काट काट कर जो पैसे इकट्ठे किए हैं, उनसे आप बैटरी वाला रिक्शा ले लीजिए। नहीं बेटी, उन पैसों को मैंने तेरी शादी के लिए इकट्ठा किया है। अब तू ज्यादा बातें मत कर, जल्दी खाना परोस। हाँ पापा, आप बैठिए, मैं अभी खाना देती हूँ। अरे बेटी, तू खाने में क्या देगी अपने पिता को? माँ, राशन नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा सत्तू है ना, आज हम सभी सत्तू खा लेते हैं। इतना कहकर रागिनी सत्तू घोलती है और अपने माता पिता को सत्तू पिलाती है और कृष्णलाल के पैर दबाने लगती है। अरे वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है, अपने गरीब माता पिता का कितना ध्यान रख रही है। माँ, मेरी शादियों के लिए लड़की ढूंढ रही है, आज ही माँ को इसके बारे में बता देता हूँ। इतना कहकर राघव वापस अपने मिडिल क्लास घर में चला जाता है, जहाँ पूरा परिवार साथ बैठे लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होता है। भैया देखो, मम्मी ने आपके लिए कितनी सारी लड़कियां पसंद की हैं। बेटा, इनमें से कोई एक लड़की पसंद कर ले, मैं तेरी चटमंगनी पर ब्याह करवा दूंगा। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ बता, क्या बताना है? आप लोगों को मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है, ये रही उसकी तस्वीर। आप लोग बस उसके घर जाकर रिश्ता तय कर लीजिए। भैया, आप रिलेशनशिप में हो और आपने अभी तक हमें बताया भी नहीं। कितना लंबा रिलेशनशिप है आप दोनों का? मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मुझे ये लड़की पसंद है। ये लड़की तो मुझे जानती तक नहीं है। ये क्या बात कर रहा है? ये लड़की तुझे जानती तक नहीं और तू फोटो दिखाकर कह रहा है कि इसके घर रिश्ता लेकर जाएं। मैं समझाता हूँ आप लोगों को। दरअसल हमारे घर के बाहर मुझे इस लड़की की तस्वीर मिली। राघव रागिनी की फोटो मिलने से उसे फोन करने तक और उसके घर पहुंचकर आंखों देखा हाल सारी कहानी अपने घर वालों को बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, तो हम कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन शारदा अपने पूरे परिवार के साथ शगुन और राघव का रिश्ता लेकर कृष्णलाल के दरवाजे पर पहुंचती है। जी, आप लोग कौन हैं? जी नमस्कार, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। जी, हमारी बेटी का रिश्ता, आइए अंदर आइए। कृष्णलाल और मीनाक्षी सभी को अपने छोटे से घर में लेकर आते हैं और जमीन पर चटाई बिछाकर बिठाते हैं। माफ कीजिएगा जी, हमारे घर में आप लोगों को बैठाने के लिए सिर्फ चटाई ही है। जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपकी परिस्थिति जानते हैं। वैसे आप लोगों को हमारी बेटी के बारे में पता कैसे चला? जी, हम पास के शहर में रहते हैं। आपकी बेटी की तस्वीर हमें हमारे घर के बाहर मिली। हमारे बेटे को फोटो में ही आपकी लड़की पसंद आ गई। उसने फोन भी किया था, पर आपकी बेटी ने घबराकर फोन रख दिया। जी, आपका बेटा तो बहुत अच्छा लगा हमें। जी, आपकी बेटी भी हमें बहुत पसंद आई। हम शादी के लिए तैयार हैं। देखिए कैसा इत्तेफाक है, हम दोनों परिवार एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर आज बच्चों की शादी के लिए साथ बैठे हैं और रिश्ते की बात कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप मेरी हालत देख पा रहे हैं, मैंने पूरी जिंदगी पेट काट कर अपनी बेटी की शादी के लिए 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं। वही हम आपको दे सकते हैं और कुछ भी नहीं है हमारे पास। अंकल, हमें वो पैसे नहीं चाहिए। आप बस रागिनी को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कीजिएगा और अपने जमा पैसों से एक रिक्शा खरीद लीजिएगा, ताकि आपको बुढ़ापे में तकलीफ न हो। राघव कितना अच्छा लड़का है, 2.5 लाख रुपए छोड़कर मेरे पिता के बारे में सोच रहा है। इसी तरह राघव और रागिनी की शादी तय होती है और मनी मन रागिनी भी राघव को पसंद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी और हेमंत शहर के जाने माने रईस राम मोहन और सुमन के घर में बैठे होते हैं। आप हमसे कुछ कम नहीं है, हमें आपके बेटे का रिश्ता मंजूर है। जी बहुत बढ़िया, बस जल्दी से जल्दी शादी करनी है। शारदा और अश्विनी अपने अपने बेटों की शादी की तारीख निकलवाती हैं और इत्तेफाक से दोनों की शादी एक ही दिन पड़ती है। तय तारीख के दिन शारदा शालीनता से राघव और रागिनी की शादी करवाती है। वहीं अश्विनी धूम धड़ाके से अपने बेटे विक्रम की शादी शिवानी से करवाती है।
और शिवानी का गृह प्रवेश करवा रही होती है, तभी कांति बोलती है, अरे वाह अश्विनी जी, आपकी बहू ने तो बहुत ही सुंदर लहंगा पहना है। सुंदर तो होगा ही, पूरे 1.5 लाख का लहंगा है। क्या 1.5 लाख रुपए का लहंगा? वाह अश्विनी बहन, तुम तो बड़ी अमीर बहू लेकर आई हो। और नहीं तो क्या, किसी गरीब फटीचर को अपने घर की बहू थोड़े बनाऊंगी। बहू तुम दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। महंगे डिजाइनर लहंगे में शिवानी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है और विक्रम के साथ अपने कमरे में चली जाती है और सभी पड़ोसने रागिनी के गृह प्रवेश में आती हैं। माना शारदा बहन, तुम अमीर नहीं हो, पर हमने ये नहीं सोचा कि तुम अपनी बहू को एक ढंग का लहंगा भी नहीं पहनाओगी। अरे अभी अश्विनी जी की बहू को देख कर आ रही हूँ, कितना महंगा लहंगा पहना हुआ था। अरे उसने तो दिखावे में महंगा लहंगा पहना था, असल में तो शारदा बहन की बहू ही सुंदर है। साधारण लहंगे में भी क्या खूब चमक रही है। आंटी आप मेरी भाभी को नजर मत लगाइए। माँ जल्दी गृह प्रवेश करवाओ। रागिनी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और कीर्ति के साथ राघव के कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन रागिनी सिंपल साड़ी में हॉल में आती है। बहू, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे व्यवहार के बारे में तो हमें पता है, अब हमें जानना है कि तुम्हारे हाथ में स्वाद कितना है। भाभी आज आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे, मैं वही बनाऊंगी। बहू, हमें दाल बाटी चूरमा खाना है। रागिनी किचन में जाती है और सबके लिए दाल बाटी चूरमा बनाती है और थोड़ी देर में रागिनी डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। तभी पड़ोस के कुछ बच्चे घर में आते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? हमें बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी आपके घर से, इसीलिए हम आपके घर चले आए। रागिनी पूरे परिवार और बच्चों को खाना परोसती है और सभी खाना खाने लगते हैं। आंटी यू आर द बेस्ट, क्या खाना बनाया है। वाओ आंटी, आंटी इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया। आंटी मुझे और खाना चाहिए। बहू तेरे हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। इस तरह रागिनी की पहली रसोई पूरी होती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी के घर में। अश्विनी बहू, आज बहू की पहली रसोई है, कब करवा रही है अपनी बहू की पहली रसोई? प्रीति तू कमरे से अपनी भाभी को बुला ला। मम्मी, मैं जब सुबह उठा तब से शिवानी कमरे में नहीं है। तभी शिवानी ऑफ शोल्डर 1 पीस पहनकर बाहर से घर में आती है। शिवानी बहू, तू इस तरह के कपड़ों में सुबह के 10 बजे कहाँ से आ रही है? मैं कहीं पर भी गई थी, अब क्या सबसे परमिशन लेकर जाना पड़ेगा? मेरे दोस्त का जन्मदिन था, उसने फोन किया था तो मैं चली गई। बहू कल तेरे ससुराल में तेरी पहली रात थी और आज पहली रसोई है। ये सब छोड़कर तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई थी। ओहो मम्मी छोड़ो ना, आप भाभी की पहली रसोई करवाओ। क्या पहली रसोई? मैं इस तरह के रीति रिवाज नहीं मानती हूँ, मैं कोई पहली रसोई नहीं बनाऊंगी। बहू ये क्या बात कर रही है? पहली रसोई की रस्म तो बहुओं को करनी ही होती है। हाँ बहू, तुम्हें भी पहली रसोई की रस्म करनी होगी। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। फिलहाल तुम सिर्फ रस्म के लिए खीर बना लो, बस दूध उबालना, चावल डालना और चीनी डालना, खीर बनकर तैयार हो जाएगी। शिवानी मुंह बनाकर रसोई में आती है और पतीले में दूध चढ़ाती है। बड़े अजीब लोग हैं, जबरदस्ती पहली रसोई करवा रहे हैं। इन्हें तो मैं बाद में मजा चखाती हूँ, मुझसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। दूध उबलकर बाहर गिर जाता है। ओह गॉड, ये दूध बाहर कैसे गिर गया? अब क्या करूं? हाँ, दूध में पानी मिला देती हूँ। इतना कहकर शिवानी दूध में पानी मिलाकर चावल डाल देती है। अब चीनी कितनी डालूं इसमें? 1 किलो चीनी डाल दूं क्या? ऐसा करती हूँ सारी चीनी डाल देती हूँ, वैसे भी खीर तो मीठी ही होती है। इतना कहकर शिवानी डिब्बे में रखी सारी चीनी खीर में डालकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ये कैसी खीर है? ऐसा लग रहा है जैसे रसगुल्ले का शीरा हो। बहू तुझसे एक खीर तक नहीं बनी और जब बनाई तो रसगुल्ले का शीरा बना दिया। इसमें रसगुल्ले ही डाल देती। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप लोगों ने ही जबरदस्ती की। अब जो मैंने बनाया है वही खाइए। बहू ने पहली बार कुछ बनाया, हम सब यही खा लेते हैं, धीरे धीरे बहू सीख जाएगी। इस तरह शिवानी की पहली रसोई पूरी होती है। कुछ दिन बीतते हैं और रागिनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती है। वहीं शिवानी पूरा दिन आराम करती है और शाम को अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। ऐसे एक दिन शिवानी अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठी होती है। मैनेजर, मुझे डांस नहीं देखना है, ये लो 10,000 रुपए, कोई कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज करो। जी मैम, हम अभी कॉमेडी शो का इंतजाम करते हैं। ठीक है शिवानी, तूने 10,000 रुपए कॉमेडी शो के लिए दे दिए। शिवानी, जब से तू आई है तब से 35,000 रुपए खर्च कर चुकी है। तेरे ससुराल वाले तुझे डांटेंगे नहीं?
किसकी इतनी मजाल जो मुझे डांटे। ये पैसे मेरे पति के हैं और उसके पैसों पर मेरा पूरा हक है, और अगर वो भी मना करे तो मेरे पास खुद के भी पैसे हैं। तुम लोग पार्टी का मजा लो और जिसे जो खाना पीना है ऑर्डर कर लो। शिवानी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रागिनी सब्जी मंडी आई होती है। मंडी में अश्विनी और शिवानी भी होती हैं। जी बोलिए बहन जी, क्या सब्जी दूं? भैया ये आलू कैसे है? आलू 22 रुपए किलो है। नहीं भैया, आलू तो 20 रुपए किलो है, मैं तो 20 रुपए किलो ही खरीदूंगी। मम्मी जी आप मुझे ऐसे गरीबों के बाजार में क्यों लेकर आई हैं? यहाँ लोग 2 रुपए के लिए चिक चिक करते हैं। बहू ये तेरी तरह अमीर नहीं है, ये गरीब बहू है, 2 रुपए के लिए चिक चिक करेगी ही। सब्जी वाले हमें ये सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी दे दो, और हम कोई बार्गेनिंग नहीं करते। तो कितने हुए ये बताओ? जी मैम, ये सब मिलाकर 800 रुपए हुए। शिवानी सब्जी वाले के मनचाहे दाम में सब्जी खरीदती है। वहीं रागिनी बाजार के दाम में सब्जियां खरीद कर अपने घर आती है। माँ जी मैं सब्जियां ले आई। क्या हुआ बहू, इतनी दुखी क्यों लग रही है? माँ जी आजकल सब्जी वाले मनचाहे दाम लगा रहे हैं, और हमारी अमीर पड़ोसन सब्जी वाले के मनचाहे दाम में सब्जियां खरीद भी रही है। इसी वजह से सब्जी महंगी हो रही है। रहने दे बहू, वो अमीर लोग हैं, उनके लिए 1-2 रुपए मायने नहीं रखते। हम गरीबों के लिए तो 1-2 रुपए ही पूंजी होती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अमीर बहू और गरीब बहू को पड़ोस से जन्मदिन का इनविटेशन आता है। मम्मी जी हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, उसके लिए मुझे न्यू ड्रेस और एक्सेसरीज खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। हाँ बहू, तुझे जो खरीदना है खरीद ले, ये ले मेरा ATM। ठीक है मम्मी जी, मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ले लूंगी। शिवानी घर से निकलकर एक बड़े डिजाइनर शॉपिंग मॉल में पहुंचती है, जहां सेल्स गर्ल खड़ी होती है। बताइए मैम, आपको किस तरह के कपड़े चाहिए? मुझे वो पिंक वाली ड्रेस चाहिए। मैम वो 30,000 की है। मैंने तुमसे दाम नहीं पूछा, बस उसे पैक करो और साथ में एक महंगा परफ्यूम और मैचिंग हैंडबैग और एक्सेसरीज भी दिखाओ। मैम ये हमारे ब्रांडेड परफ्यूम 5,000 के हैं और ये मैचिंग पर्स 12,000 का है। तुम फिर दाम बताने लगी। तुम एक काम करो, ये सब पैक करके बिल बनाओ। मैम आपका टोटल बिल 55,000 का हुआ है। शिवानी पेमेंट करती है और पड़ोस की बर्थडे पार्टी के लिए 55,000 की शॉपिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और रागिनी कमरे में बात कर रहे होते हैं। रागिनी, ज्यादा तो नहीं, मैंने ये 1000 रुपए बचाए हैं। इन पैसों से तुम पड़ोसी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कोई सुंदर साड़ी ले लो। जी पड़ोस में ही तो जाना है, इसके लिए अलग से कपड़े क्यों लेने हैं? मेरे पास शगुन की साड़ी है, मैं वही पहन लूंगी। बल्कि इन पैसों से आप मम्मी जी और कीर्ति के लिए कपड़े ले लीजिए। रागिनी, तुम खुद से ज्यादा हमारे परिवार के बारे में सोचती हो। मैंने बहुत सही फैसला लिया तुमसे शादी करके। ठीक है, अब चलिए मम्मी जी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीद कर आते हैं। रागिनी राघव के साथ साड़ियों की दुकान में आती है और शारदा के लिए एक सुंदर साड़ी खरीद कर घर पहुंचते हैं। अरे बहू, तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदी और मेरे लिए साड़ी लेकर आई हो? हाँ मम्मी जी, क्योंकि मुझे पता है शादी में काफी खर्चा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने लिए कपड़े नहीं खरीद रही हैं। मेरे पास तो शगुन की साड़ियाँ हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए साड़ी खरीदी है। वाह शारदा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए गरीब घर की बहू लाकर। ऐसी शाम होती है। रागिनी और शारदा अपनी सुंदर और सिंपल साड़ी में बर्थडे पार्टी में पहुंचती हैं। वहीं शिवानी अपनी महंगी पिंक कलर की मनमेड ड्रेस में पार्टी में आती है। मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, आज तो सब मेरी ही तारीफ करेंगे। केक कटिंग के लिए शानाया स्टेज पर खड़ी होती है और शिवानी को देखकर पार्टी में सभी पड़ोसी और मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। जरा अश्विनी की बहू को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि उसी की पार्टी है। हाँ, ऐसे कपड़े पहन कर आई जैसे खुद की पार्टी हो। इससे अच्छी तो शारदा और शारदा की गरीब बहू लग रहे हैं। मैंने सुना ये साड़ी उसकी बहू ने खरीदी और अश्विनी को देखो, उसने नई साड़ी नहीं पहनी। इसे तो देखो, मेरी बर्थडे में आई है या अपनी अमीरी दिखाने, इतनी महंगी ड्रेस पहनकर। अरे बहू, तुझे इतनी महंगी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। शिवानी, ये पड़ोस की बर्थडे पार्टी है, वो भी 18 साल की बच्ची की। उसके लिए तुमने ये ड्रेस पहनी है। तुमसे ज्यादा अच्छी तो राघव भैया की वाइफ लग रही है। तो चले जाओ ना उसी के घर, क्यों रहते हो मेरे साथ? वो गंवार कहाँ से अच्छी लग रही है? मेरी इतनी महंगी ड्रेस और उसकी सस्ती साड़ी, उसका नाम मत लेना मेरे सामने। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी भाभी के खिलाफ बोलती है। अभी बताती हूँ। नहीं कीर्ति, तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे की बर्थडे पार्टी में आए हैं, उसकी पार्टी खराब हो जाएगी। उसे कहने दो जो कहती है, तुम पार्टी एंजॉय करो। रागिनी की चुप्पी शिवानी को मुंह तोड़ जवाब देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सिर दर्द से परेशान अश्विनी हॉल में टीवी देख रही है। शिवानी के पास आती है। शिवानी बहू, जरा मेरी बात तो सुनो। अब क्या हुआ मम्मी जी? मुझे मेरा टीवी सीरियल भी नहीं देखने देंगी क्या? बहू, आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा आज खाना तू बना दे। मम्मी जी, आपको पता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता।
पर मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? बहू तू किचन में चल, मैं तुझे बताते जाऊंगी, तू बस वैसे करते जाना, खाना बन जाएगा। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। मैं नहीं बनाऊंगी कोई खाना। बहू तू इस घर की बहू है, अगर तू ये छोटे मोटे काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? बहू बस आज की ही बात है, तुम्हें सिर्फ आज ही खाना बनाना है। मैं नहीं बनाऊंगी खाना। हाँ, आप लोग चाहें तो मैं अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ। शिवानी 7 स्टार होटल से खाना ऑर्डर करती है और थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय तरह तरह के डिशेस को लेकर दरवाजे पर पहुंचता है। मैम, आपके टोटल 20,000 रुपए हुए हैं। हाँ भैया, ऑनलाइन कर दिए हैं। शिवानी पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर खाने पर बैठती है। भाभी, इतना सब कुछ क्यों मंगाया? इतना सब कौन खाएगा? इतना सारा खाना तो हम सब मिलकर सुबह तक नहीं खा सकते। शिवानी, इतना सारा खाना बच गया है, इसका क्या करें? आप लोगों को जो खाना है खाइए, और बच गया है उसे फेंक दीजिए। इतना कहकर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी शारदा के साथ कपड़े धोने जाती है। बहू, ये साफ कपड़े, ये गंदे कपड़े और ये डोरमैट सब एक साथ क्यों धोने बैठी है? मम्मी जी, ये साफ कपड़े पहले धो दूंगी, फिर इन पसीने वाले गंदे कपड़ों को इसी सर्फ के पानी में धो लूंगी, और उसके बाद ये डोरमैट भी इसी सर्फ के पानी में धोकर साफ पानी से एक बार धो लूंगी। इससे कम सर्फ में सारे कपड़े धुल जाएंगे और हमारी सर्फ की बचत होगी। वाह बहू, अब समझ में आया कि हमारे राशन में हर महीने 1,000-1,200 रुपए कैसे बच जाते हैं। तो इस तरह साबुन, तेल, मसाले की बचत कर रही है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रागिनी छोटी छोटी सेविंग्स करते हुए एक एक डिब्बे में अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर लेती है। वहीं शिवानी विक्रम का पूरा बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड खाली कर चुकी होती है। ऐसे ही एक दिन विक्रम पसीने से लथपथ घर आता है। शिवानी, एक गिलास पानी देना। मैं क्यों दूं पानी? तुम खुद ले लो। अरे शिवानी, दे दो ना पानी, बहुत प्यास लगी है, बहुत थका हुआ हूँ। मैं भी थकी हूँ, जाओ खुद पानी लेकर पियो। मेरी अमीर बहू को अपनी अमीरियत का कितना घमंड है, मेरे बेटे को पानी तक नहीं दे रही है। अपने कमरे के बाहर खड़ी अश्विनी हॉल में बैठा शिवानी और विक्रम की बातें सुन रही होती है। तभी थोड़ी देर के बाद, शिवानी, जोरों की भूख लग रही है, खाना तो दो। वो कितना परेशान करते हो। क्या तुमने मुझे खरीद लिया है? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ कि कभी पानी दूं कभी खाना दूं? तुम जाओ और मेरा खाना निकाल कर लेकर आओ, और खाना गर्म कर लेना, समझ आया? शिवानी, मैं जाऊं खाना गर्म करने? हाँ, तुम जाओ और मेरे लिए सलाद भी लेकर आना। ऑफिस का थका हारा विक्रम रसोई में जाकर खाना गर्म करता है और सलाद काट कर डाइनिंग टेबल पर शिवानी के साथ बैठता है। तभी शिवानी प्लेट लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। मेरी अमीर बहू मेरी तो किसी बात का सम्मान नहीं करती, और अब तो मेरे बेटे का भी मान नहीं रखती। उससे घर के काम करवा रही है और उसे वक्त भी नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय राघव घर लौटता है और अश्विनी अपनी बालकनी में खड़ी रागिनी के घर में देख रही होती है, जहां रागिनी तुरंत राघव को पानी देती है। जी, पानी पी लीजिए और आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। राघव नहाकर पूरे परिवार के साथ खाने पर बैठता है और रागिनी सभी को खाना परोस रही होती है। बहू, तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ। नहीं पापा जी, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, मैं आप लोगों की बात खा लूंगी। अरे बहू, बैठ जाना हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पहले पूरे परिवार को खाना खिला दूं, फिर मैं भी खा लूंगी। जूठे हाथ से सभी को खाना थोड़ी परोसूंगी। अपनी बालकनी से यह सब देखकर अश्विनी अमीर बहू और गरीब बहू के बीच का फर्क समझ रही होती है। अश्विनी अपने घर में चली जाती है। वहीं सभी के खाने के बाद रागिनी, जी मैंने कुछ सोचा है। हाँ बहू, बताओ तुमने क्या सोचा है? जी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि घर खर्च चलाने के लिए राघव ज्यादा काम कर रहे हैं। अरे रागिनी, तुम परेशान मत हो, मैं ओवर टाइम इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़े पैसे बचा सकूं अपने फ्यूचर के लिए। जी, मैं हमेशा से कोई बिजनेस चलाना चाहती थी, पर कभी पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई। पर अब घर की छोटी छोटी सेविंग से मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। मैं घर से ही एक बिजनेस चलाना चाहती हूँ। रागिनी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम घर के सारे काम करते हुए थक जाती होगी। नहीं, मैं अपने ससुराल को सपोर्ट करना चाहती हूँ, और मेरी चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं सारे काम संभाल लूंगी। बहू, तू करेगी क्या? मम्मी जी, अभी आम का सीजन है तो मैं कच्चे आम का अचार, पके हुए आम का आम पापड़ और आमरस बनाना जानती हूँ। मैं ये सब बनाकर बेचूंगी। बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। अगले दिन रागिनी शहर से कुछ दूरी पर एक आम के बगीचे में जाती है और कच्चे पके आम खरीद कर घर लेकर आती है। साथ ही छोटे डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलें लेकर आती है। बहू, तू ये डब्बे और बोतलें क्यों लेकर आई है? मम्मी जी, मैं कच्चे आम का अचार बनाकर इन डब्बों में भरूंगी और आम रस इन बोतलों में भरकर बेचूंगी। इसी तरह रागिनी आस पड़ोस के लोगों से अपने अचार, पाम, पापड़ और आम रस के ऑर्डर लेने लगती है और धीरे धीरे रागिनी का काम बढ़ता जाता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ शिवानी और विक्रम के कमरे से झगड़े की आवाज आती है। आवाज सुनकर सभी कमरे में आते हैं। अगर औकात नहीं थी तो शादी क्यों की? औकात की बात मत करो, तुमने जो चाहा है वो सब तुम्हें मिला है, पर अब तुम हमारे पैसे बर्बाद कर रही हो। मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ? पैसों के नाम पर है ही क्या तुम्हारे पास? शिवानी, महंगे कपड़े खरीदना, रेस्टोरेंट से खाना मंगाना और अपने दोस्तों के पीछे फालतू के पैसे खर्च करना, ये पैसे बर्बाद करना नहीं है तो और क्या है? हाँ शिवानी बहू, तुम्हारा पति सही कह रहा है, तुम्हें अपनी ये सब आदतें छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, तो ये सब आग इस बुड्ढी की लगाई हुई है? खुद तो आखिरी सांसों में जिंदा है और अभी भी बच्चों की प्रॉपर्टी उन्हें दे नहीं रही है। अब क्या मैं तेरी उम्र में आकर मौज मस्ती करूंगी? अरे बहू, ये क्या बदतमीजी है, तुम दादी सास से ऐसे बात नहीं कर सकती। हेमंत, शांत हो जा। अच्छा हुआ उसने मुझे कह दिया, आज मैं अपनी प्रॉपर्टी इसे दे ही देती हूँ। वैसे भी मुझे पता है ये सब बर्बाद ही कर देगी। इतना कहकर प्रभावती अपने घर के कागजात निकालती है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी शिवानी के नाम कर देती है और शिवानी पैसों की मिसयूज शुरू कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात शिवानी महंगी गाड़ी में नीलम और विशाल के साथ घूम रही होती है। क्या बात है शिवानी, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, क्योंकि अब सारी पाबंदी खत्म। मेरे ससुराल वालों की प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम करवा लिया, अब वो लोग मुझे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इस बार तो पार्टी होनी चाहिए। शिवानी तेज गाड़ी चलाती हुए ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ देती है। ए, कौन है जिसे दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है। आपको समझ नहीं है क्या? रास्ते के बीच में बैरिकेड क्यों लगाया है? हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं, हमें समझ नहीं है। अब आप अपनी गाड़ी कोर्ट में हमें समझ सिखाकर लेकर जाइएगा। ट्रैफिक पुलिस शिवानी की गाड़ी जब्त कर लेती है और उस पर लंबा चौड़ा फाइन लगा देती है। अरे ये लोग तो गाड़ी लेकर चले गए, अब इतना बड़ा फाइन कैसे भरूंगी? अरे कैसीनो चल, वहाँ तेरे पैसे डबल हो जाएंगे और तू अपनी गाड़ी भी छुड़वा लेगी। शिवानी नीलम और विशाल के साथ कैसीनो पहुंचती है और गेम में सारे पैसे हार जाती है। विशाल, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, तू मुझे पैसे दे, मैं एक राउंड और खेलूंगी, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, तेरे घर के कागजात है ना, उन्हें दांव पर लगा दे, इस बार तू जरूर जीतेगी। शिवानी अपने घर के कागजात दांव पर लगा देती है और सब हार जाती है। नीलम, विशाल, अब मैं क्या करूं? मेरी गाड़ी जब्त हो गई है, मेरे पैसे खत्म हो गए और मैं घर भी हार गई। अरे मुझे क्या पता आप क्या करना है, तू समझ, तेरा काम समझ, हम तो जा रहे हैं। विशाल और नीलम शिवानी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और शिवानी चुपचाप घर लौट आती है। शिवानी, तुमने गाड़ी जब्त करवा दी है, उसका फाइन आया है 1.5 लाख रुपए का। ऐसा क्या किया था तुमने? मुझे क्या पता, ट्रैफिक पुलिस वालों ने रास्ते में रुकवा कर कहा कि तुम्हारी गाड़ी पर फाइन है और वो गाड़ी लेकर चले गए। तुम लोगों ने कुछ किया होगा, मैं क्या करूंगी? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रागिनी बचाए हुए पैसे और अपने छोटे से बिजनेस से कमाए हुए पैसों से अपने अचार, आम पापड़ और आम रस के बिजनेस को रजिस्टर करवा लेती है और अब पूरे शहर में अपने प्रोडक्ट की रिटेलिंग करती है। और आज रागिनी अपने घर के बगल में ही अपने प्लांट का उद्घाटन कर रही होती है। मुहूर्त हो गया है, अपने प्लांट का उद्घाटन कीजिए। मम्मी जी, आप उद्घाटन कीजिए। नहीं बहू, ये तेरी मेहनत है, तू उद्घाटन कर। नहीं मम्मी जी, आप मेरी माँ हैं, उद्घाटन आप कीजिए। शारदा और रामलाल प्लांट का उद्घाटन करते हैं। रागिनी और कीर्ति सभी पड़ोसियों का मुंह मीठा करवाती है। ये गरीब सुधरी नहीं, अब ये छोटा मोटा बिजनेस चलाएगी। शिवानी रागिनी को ताने मार रही होती है, तभी कुछ ऑफिसर और वकील अश्विनी के दरवाजे पर आते हैं। आप लोग कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? हम ये प्रॉपर्टी सीज करने आए हैं। आप इस प्रॉपर्टी में जबरदस्ती रह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी धनंजय जी की है। धनंजय कौन है ये? प्रॉपर्टी हमारी है, किसी धनंजय की नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? मेरी बहू शिवानी के नाम है। शिवानी जी, यह प्रॉपर्टी कसिनो में हार गई थी। कोर्ट इस प्रॉपर्टी को लीगली कसिनो ओनर धनंजय जी को ट्रांसफर कर दी है। आपको नोटिस भेजा गया था पर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए आपको अभी ये घर खाली करना पड़ेगा। कोर्ट से आए ऑफिसर तुरंत अश्विनी के घर पर ताला लगाकर प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं। शिवानी, तुमने हमें बेघर कर दिया। बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या पता मेरी शादी भूखे रंगों के घर में हुई है, जिनके पास एक ही घर है। मुझे दोष मत दो, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। इतना कहकर शिवानी अपने मायके निकल जाती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? ना घर है, ना बैंक बैलेंस है। हमारी बहू ने हमें बर्बाद कर दिया। अश्विनी बहन, जब तक तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं हो जाता तुम हमारे घर में रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ आंटी, आप आराम से हमारे घर में रह सकती हैं और चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहू, याद कर, तूने इसी लड़की का रिश्ता ठुकराया था ये कहकर कि ये गरीब है। आज यही लड़की तुझसे ज्यादा अमीर है। काश तूने इस गरीब को ही बहू बना लिया होता।
शारदा और रागिनी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी अमीरियत में तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, पर आज मेरी अमीर बहू ने ही मुझे सबक सिखा दिया। काश मैंने गरीब बेटी को ही अपनी बहू बना लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अश्विनी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और अश्विनी रागिनी को गले से लगा लेती है।